हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल कॉन्वर्जेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल बुक की जो लिखी गई है बाय प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन, हु इज अ फॉर्मर सीईए एंड ईडी एट आईएमएफ। वेल, हम बात करेंगे आज इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर। पैसा, जो आप जानते हैं, हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमारे आर्थिक कल्याण का निर्धारण करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसा, जिसका मालिक आम आदमी है, के लिए एक संपत्ति है और उन संस्थानों के लिए एक दायित्व है जो इसे उधार देते हैं। इस प्रकार पैसा एक्चुअली देखें तो एक शून्य राशि यानी जीरो सम का खेल है। क्या है ये जीरो सम का खेल? इस पुस्तक में क्या इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बातें हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इकोनॉमी को बहुत ही अलग नजरिए से देखने के लिए चैलेंज करती है। मैं स्वागत करना चाहूंगी हम इस पुस्तक के लेखक को, केवी सुब्रमण्यन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लवली टू हैव यू ऑन द शो। एंड सर, ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे जो हमारी धारणाएं हैं उनको चैलेंज करती है, वो इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर हम देखें करंट मॉनेटरी थ्योरी जो हम बिलीव करते हैं, उसको चैलेंज करके ये एक नए फ्रेमवर्क की बात करती है पैसे को लेकर। तो पहले तो सर मुझे बताएं, आप ये बुक का पर्पस क्या है, क्यों आपने ये बुक लिखने का सोचा, कहाँ से आपको ये आइडिया आया, कब आपने इसके बारे में सोचा, कितना वक्त लगा सर? नमस्कार स्वाति, और हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सबका ये वर्ष हेल्दी और संतोषमय हो, यही मेरी कामना है। स्वाति, ये किताब इसकी जो सोच है, बुनियादी सोच, करीब करीब एक दशक से भी ज्यादा, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई यूएस में और बाकी बाकी सारे देशों में, तब मैं अमेरिका में पढ़ाता था। और मेरे जो को ऑथर हैं वो भी तब अमेरिका में काम करते थे, जेपी मॉर्गन में, और हम दोनों ने एक्चुअली विभिन्न समयों पर बैंक में काम किया है। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स में आए हैं, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर बन के। तो जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद यदि आप देखें तो सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भारत में सेंट्रल बैंक है, वैसे ही अमेरिका में फेड है, और ईसीबी जो यूरोप में, हम अंग्रेजी में बजूकास कहते हैं, या फिर तोप, एकदम तोप ला के एक्चुअली बमबारी करने की कोशिश की, ताकि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो उसका जो गति का जो दर है वो सुधर सके। लेकिन यदि आप देखें ये 2008-9 के समय से ऐसे काफी सारे पॉलिसीज इनका इस्तेमाल किया गया है, जिनको हम कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल दोनों कहते हैं। और यदि आप देखें, लेकिन इसका जो असर है अर्थव्यवस्था में, उसमें ज्यादा आया नहीं है। तो ये एक जो बात है, इसको ये हमें एक्चुअली सोचने पर मजबूर किया कि क्या क्या कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यदि आपको और डॉक्टर कहता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको कुछ दवाई देता है जो कि एंटीबायोटिक है, मान लीजिए। और अब यदि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देगा तो वायरल इन्फेक्शन तो सुधरेगा नहीं, और आप सुधर नहीं रहे हैं। तो ये हो सकता है कि या डॉक्टर ने गलत दवाई दी है, या भी ये भी हो सकता है कि डॉक्टर जो जो जिस रिसर्च के बेसिस पे ये दवाई दे रहा है, वो रिसर्च कहती है कि आप वायरल इन्फेक्शन हो तब भी आप एंटीबायोटिक दें। तो ये एक उदाहरण है कि यदि रिसर्च यदि गलत बताता है, या फिर जो प्रैक्टिकल जो मतलब सुधर नहीं रहा है, उसको उसको बिना देखे अपनी ही धारणाओं में यदि रिसर्च करता है, तो उससे जो उस रिसर्च से जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो गलत होती हैं, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था है उसमें असर नहीं पड़ा। तो ये एक बुनियादी मोटिवेशन था। यदि आप देखें तो कोविड के समय में भी ऐसे ही, और सेम, मोर ऑफ द सेम जो कहते हैं, वो भी, उसका भी बहुत ज्यादा, अब सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे देशों में इसका एक्चुअली जो है मॉनेटरी पॉलिसी का असर उतना नहीं आया है। तो यही कारण है हमारे किताब का लिखने का। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि ये ऐसे समय पे आ रहा है जहां हम इसको एक दूसरे नजरिए से देख पा रहे हैं। इसका डायग्नोसिस जो आपने किया और एविडेंस बेस्ड आपने इसको प्रूव किया है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में अब जाना चाहूंगी, स्पेशली जब आपने कहा है कि एक न्यू फ्रेमवर्क फॉर मनी बनाने की बात है, उसकी ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है सर? और जो मॉनेटरी थ्योरी आज की है वो आपने चैलेंज की है, आपके हिसाब से क्या है अनोमली, कहाँ दिक्कत है और उसको कैसे एड्रेस किया जाए?
इसको समझने के लिए हम बैंकों का जो कार्य है उसको हम बुनियादी तरीके से समझें। जो हम जो बुनियादी ढांचा जो हम बता रहे हैं और अभी तक जो मॉनेटरी थियरी है वो जो कहता है उसमें काफी अंतर है। तो आप पहले समझें कि जो मॉनेटरी थियरी जो अभी तक क्या कहता है, वो कहता है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, यानी कि इंटरमीडियरी यानी कि मतलब एक शब्द में दलाल जैसे कहते हैं कि मतलब जो एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दे दिया। हाँ, तो इस जैसे पासिंग द पार्सल हम जो गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपसे पार्सल लिया और मैंने किसी और को दे दिया। तो बैंक जो अभी जो मॉनेटरी थियरी वो कहता है कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उनसे पैसा लेता है और जो उधार लेना चाहते हैं उनको पैसा देता है। तो ये जो एक बुनियादी काम बताता है। इसमें एक छोटा सा अंतर है कि जो जो सेविंग्स लेते हैं वो लिक्विड, यानी कि हम अपनी जो डिपॉजिट्स हैं वो कभी भी जाके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन लोन जो देते हैं वो लोन 1 साल का, 5 साल का, तो वो इलिक्विड होता है। इसको तो ये मॉनेटरी थियरी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की जो थियरी है वो कहती है एक लिक्विडिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उन्होंने लिक्विड डिपॉजिट्स लिए और इलिक्विड लोन्स बना दिए। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा बट फिर भी पासिंग द पार्सल ही है। जैसे उदाहरण समझे तो हमने दूध लिया पार्सल के रूप में और उसको आइसक्रीम में बदल दिया, लिक्विड दूध उसको इलिक्विड आइसक्रीम में बदल दिया, ये भी सिर्फ लेकिन पासिंग द पार्सल है। लेकिन ये गलत है हमारे अनुसार, क्योंकि यदि आप जो पैसा है किसी भी अर्थव्यवस्था में उसमें ध्यान दें तो पैसा दो तरह का होता है। एक जो हमारे जेब में जो हम करेंसी नोट जो लेके चलते हैं, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, जिसमें कि वो मात्र एक IOU है, यानी कि उसमें लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्नर ने अपना हस्ताक्षर वो किया हुआ, सिग्नेचर किया हुआ है, जिसमें कि हस्ताक्षर किया, जिसमें वो लिखते हैं कि 100 रुपए का मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। एक्चुअली ये यदि आपके हाथ में, तो ये एक IOU है। वैसे ही दूसरा आप देखिए तो डिपॉजिट जो है, जब हम डिपॉजिट डालते हैं बैंक में, डिपॉजिट जो पासबुक में, आप तो कोई पासबुक इस्तेमाल करता नहीं है, बट वो भी आप यदि ऑनलाइन भी देखें तो कहता है कि मान लीजिए आपका 10,000 का वहां डिपॉजिट है, तो बैंक क्या कह रहा है? बैंक कहता है कि I owe you 10,000 रुपीज, यानी कि मैं आपको एक्चुअली 10,000 रुपए मुझे देना है, आपको I owe you। तो ये दो मेन तरह के पैसे हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि करीब करीब 90% पैसा जो है वो डिपॉजिट्स है। कैश जो है करीब 10% ही है, और आगे चल के जितना डिजिटाइजेशन होगा, जो फिजिकल कैश है उसका और कम होता जाएगा। तो ये इसमें एक और सबसे अहम बात, जिसमें कि हम, जैसे मैंने बताया कि अभी जो थियरी है वो कहती है कि पासिंग द पार्सल, हमने डिपॉजिट लिया और लोन दे दिया। लेकिन प्रैक्टिकली यदि आप सोचें तो कैसा होता है? होता यूं है कि मान लीजिए मैं ICICI बैंक के पास गया और मैंने कहा कि मुझे 1 लाख का लोन दे दीजिए साहब, मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, कुछ खरीदनी है, कुछ खर्च करना है। तो वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कि यदि मेरे पास मेरे पास काबिलियत है उसको वापस देने की, और मेरे पास नीयत है उसको वापस देने की, ये दोनों, मेरी काबिलियत और नीयत दोनों देख के वो एक्चुअली मान लीजिए उन्होंने समझा कि ठीक है, काबिलियत नीयत दोनों है, तो वो लोन देते हैं। तो जब लोन सैंक्शन करते हैं तो क्या होता है? मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया वो क्रेडिट कर देते हैं, है कि नहीं? यही होता है। तो ये एक अकाउंटिंग एंट्री है जिसमें कि 1 लाख रुपया मेरे डिपॉजिट्स में आ गया और मेरा लोन भी बढ़ गया 1 लाख। तो यदि आप बैलेंस शीट देखें, बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स जो कहते हैं, लोन 1 लाख से बढ़ गया और डिपॉजिट्स भी 1 लाख से बढ़ गया। इसीलिए ये एक जीरो सम गेम है, एसेट्स भी बढ़े, डिपॉजिट्स भी बढ़ गए। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये लोन देने के कारण डिपॉजिट बनते हैं। जो आज की जो थियरी है, मॉनेटरी थियरी, कहती है कि डिपॉजिट से लोन बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, लोन से डिपॉजिट बनते हैं। इसका एक और उदाहरण देता हूं। जैसे एक्चुअली मान लीजिए हम लोग सुबह उठ के हम चाय बनाते हैं, अभी मैं चाय बनाता हूं, तो ये ऐसी बात हो गई कि आज की थियरी जो कहती है कि चाय मुझे बनाती है। आप सोच के देखिए एक्चुअली कि मैं चाय बनाने के बजाय चाय मुझे बनाती है, तो डायरेक्शन ऑफ जो कॉजालिटी है वो एकदम उल्टा हो गया है। और या फिर एक दूसरी तरीके से समझें तो घोड़ा जो है, घोड़े गाड़ी के पीछे होता है,
तो यदि आप गाड़ी को पहले डाल देंगे और घोड़े को पीछे रखेंगे तो कैसे चलेगा, पहिया तो वो तो चलेगा नहीं। तो यही इसी तरह की ये है। तो ये सबसे अहम है। मैं इसका मतलब सार बता दूं कि करीब 90% जो पैसा है वो बैंक बनाते हैं, और बैंक ये पैसा तब बनाते हैं जब वो ऋण देते हैं। तो इसीलिए बैंकों का जो रोल है वो बहुत ही अहम है। आज के तारीख में जो मॉनेटरी थियरी है वो सेंट्रल बैंक को एकदम बहुत बड़ा चढ़ा के उनका रोल बताती है। हमारी थियरी ये कहती है कि नहीं, बैंकिंग सेक्टर जो है, सारे बैंक्स को जब आप जब मिलाकर देखते हैं तो उनका जो योगदान है पैसा में, जो अर्थव्यवस्था में जो पैसा बनता है उसमें बहुत ज्यादा उनका योगदान है, न कि सेंट्रल बैंक का। वंडरफुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, और ये पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं, ये नजरिया जो दिखा रहे हैं वो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है विद एविडेंस। लेकिन मनी मल्टीप्लायर आपने कहा डजंट रियली वर्क इन इकोनॉमीज लाइक यूएस, ओईसीडी। इसका क्या इसके पीछे क्या सोच है और इसको आप कैसे समझाते हैं? जो आपने पिछला सवाल पूछा था उसी से मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैं कह रहा था कि जो आज की जो मॉनेटरी थियरी है वो सेंट्रल बैंक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ये क्यों देती है? क्योंकि जो थियरी ये है कि एक टेक्निकल टर्म है मॉनेटरी बेस कहते हैं, जो कि मॉनेटरी बेस जो पैसा, जो रिजर्व बैंक जो कैश जो है हमारी जेबों में जो होता है, जो नोट, करेंसी नोट, वो एक इम्पॉर्टेंट अंश है मॉनेटरी बेस का। दूसरा, जो हमारे बैंक भी डिपॉजिट रखते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, उसको बैंक रिजर्व्स कहते हैं। तो ये दोनों मिलाकर मॉनेटरी बेस होती है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपया का बेस रखा, उसको यदि उसका गुना मल्टीप्लिकेशन किया, 5 गुना किया तो 500 बनेगा। तो 500, तो मॉनेटरी थियरी ये कहती है कि 100 को यदि मैं 120 कर दूं तो जो 120 गुना 5 एक्चुअली आपका 600 बनेगा। तो करीब करीब 600 मेरा मनी सप्लाई, 100 को 120 कर दिया। तो वो ये एक टूल है सेंट्रल बैंक के पास। दूसरा मनी मल्टीप्लायर को 5 से मैंने मान लीजिए 6 कर दिया, तो 100 गुना 6 वो भी 600 है। तो ये दोनों के जरिए सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई एक्चुअली उसको बढ़ा सकता है। लेकिन इस धारणा में प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक ये पहले जो मनी मल्टीप्लायर जो 5 से 6 बढ़ाने की बात है, इसमें क्या कहता है मॉनेटरी थियरी? कहता है कि एक जो रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये मैं हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझा दूं कि जब बैंक करीब 100 रुपया का डिपॉजिट लेते हैं तो उसका एक अंश सेंट्रल बैंक के पास उनको डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो वो आज की तारीख में वो 4% है, यानी कि 100 रुपए का यदि डिपॉजिट आया तो 4 रुपया उन्हें सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। और ये इसलिए रखते हैं कि मान लीजिए कोई आके डिपॉजिट मांगना चाहे और इनके पास, मान लीजिए बैंकों के पास उस दिन मान लीजिए पैसा ना हो, तो वो सेंट्रल बैंक से वो 4 रुपया लिया और दे दिया, इसीलिए वो 4 रुपया रखा जाता है। तो इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और जो मनी मल्टीप्लायर जो थियरी कहती है कि ये मनी मल्टीप्लायर जो है इस रिजर्व रेशियो का उल्टा है। यानी कि यदि रिजर्व रेशियो यदि 4%, 4/100, 4/100, तो जो मनी मल्टीप्लायर इसका उल्टा, यानी कि 100/4 तो 25 बन गया। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो जैसे यूएस का आप बता रहे थे, यूएस में हमने एविडेंस दिया, यूएस का, ओईसीडी का, भारत का। तो मैं भारत का और अमेरिका का एविडेंस देता हूं। तो भारत में आप देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय, जब प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब हमने जो रिजर्व बैंक ने रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को 9% से घटाकर 5% किया। और इसको घटाया क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लायर उल्टा है, तो यदि आप रिजर्व रेशियो घटाएंगे तो मल्टीप्लायर जो बढ़ना चाहिए, ये धारणा है। तो 9% का जो उल्टा है वो 11.1 और 5% का उल्टा 20। तो यदि ये जो सोच है, ये जो थियरी है, ये सही होती तो मल्टीप्लायर 11 होना चाहिए था और वो जाके 20 बन जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली मनी मल्टीप्लायर जो है करीब 9 था 11 के बजाय, और 9 से 3 हो गया, बढ़ने के बजाय वो कम हो गया। तो ये थियरी जो है एक जो कुछ कह रही है और जो आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो तो कुछ और ही हो रहा है। वैसे ही यदि आप अमेरिका का एविडेंस लें तो अमेरिका में भी ऐसा, इस समय में करीब 10 साल का समय लें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, उन्होंने रिजर्व रेशियो को बदला ही नहीं,
लेकिन तब भी उस समय में जो है मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली काफी घट गया। तो साफ है ये जो थियरी है ये काम नहीं कर रही है। ये कुछ मतलब कई बार हम इकोनॉमिस्ट ये गलती करते हैं कि हम अपनी दुनिया में बैठे दुनिया के बारे में कुछ कहानी गढ़ देते हैं। तो ये कहानी है जो एक्चुअली जो आप वास्तव में वो कहानी सच नहीं बैठ रही है। इसीलिए हमने बतलाया है कि मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी बनता है जब बैंक ऋण देते हैं, और उसका सेंट्रल बैंक एक्चुअली उस सेंट्रल बैंक का उसमें बहुत ज्यादा नहीं, उसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि जो मनी मल्टीप्लायर है वो काम नहीं करता। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि इंक्रीज बैंक रिजर्व्स डज इट मीन इनहैंस और डज इट इनहैंस बैंक लेंडिंग? करेक्ट। यदि ये रिजर्व रेशियो को आपने घटाया तो जो मॉनेटरी थियरी कहता है कि मनी मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए वो होता नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने तो काट दिया, लेकिन बैंक यदि ऋण नहीं देंगे तो कहां से आपका, जैसे मैंने बताया, ऋण से पैसा बनता है, डिपॉजिट्स बनते हैं, और तो बैंक यदि ऋण नहीं देंगे तो आपका मनी मल्टीप्लायर कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे मतलब सेंट्रल बैंक इतना पहल कर रहा है, रिजर्व रेशियो काट रहा है, बैंक कुछ कर नहीं रहे हैं, तो एक्चुअली आपका मनी मल्टीप्लायर बता ही नहीं है। बराबर। सो ये एक एनॉमली जो आपने इसको डिकोड किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है विद एविडेंस। एक और बात जो मैंने समझने की कोशिश करूंगी, और लोग धारणा रखते हैं कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन एक्चुअली हेल्प करता है इन मनी सप्लाई सिस्टम में, बेहतर मनी सप्लाई होता है, बट आप इसको चैलेंज कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर। पहले तो इसको एक्सप्लेन करिए कि आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं इस बुक में कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता ऑन मनी सप्लाई, इज दैट राइट? हाँ, क्योंकि इसमें इसको समझना चाहिए हमें कि क्या होता है जब बैंक रिकैपिटलाइजेशन करते हैं, मान लीजिए तो लेकिन मैं एक इसमें थोड़ा सा एक सुधार दूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन किस तरह होती है, तो सरकार जो है अपने टैक्स की जो आय आती है, या फिर उनकी जो 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 उधार लेते हैं, उस उधार से एक्चुअली वो इक्विटी डालते हैं बैंकों में। इक्विटी रिकैपिटलाइजेशन यानी कि इक्विटी, जो इक्विटी डाला। अब यदि सरकार उधार लेती है, जब उधार लेती है तो उससे पैसा बनता है। मैंने जो आपको पहले भी बताया कि जब भी बैंक उधार देते हैं तो उससे एक्चुअली पैसा बनता है। तो बैंकों ने मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज खरीदा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज खरीदा तो इसका मतलब उन्होंने उधार सरकार को दिया, और जब उधार दिया तो उससे डिपॉजिट एक्चुअली बन गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है रिजर्व बैंक के साथ, उस पर डिपॉजिट बढ़ जाता है, तो मनी सप्लाई तब बढ़ती है। लेकिन जब वो इससे जब इक्विटी जो बढ़ती है, इक्विटी जब बैंक की इक्विटी बढ़ती है, हमारी एक इक्वेशन, ये एक्चुअली हमारी नॉवल कंट्रीब्यूशन है, वैद्या सुब्बू इक्वेशन, वीएस इक्वेशन जो कहते हैं, जिसमें हम दिखाते हैं कि बैंक इक्विटी जब बढ़ता है तो उससे जो है मनी सप्लाई जो है कम गिरता है। तो ये जब रिकैपिटलाइजेशन हुई तो बैंक इक्विटी बढ़ गई। मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ का बैंक इक्विटी, पब्लिक सेक्टर बैंक इक्विटी सरकार ने डाला, तो उस 10 लाख करोड़ के लिए 10 लाख करोड़ और उधार लिया, तो वो जो 10 लाख करोड़ है वो उधार रहने के कारण मनी सप्लाई बढ़ी। लेकिन जब बैंक इक्विटी बढ़ गई उससे एक्चुअली वो एकदम कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए कोई असर नहीं है। तो ये चीज जो है समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चूंकि आपके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सरकार ओन नहीं करती है, तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी यही होगा कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नहीं है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये होगा। और वो भी उसमें ध्यान, ये बात ध्यान रखना योग्य है कि मान लीजिए सरकार का उसमें जो योगदान है 50% मान लीजिए इक्विटी है, तो जितना बैंक इक्विटी जितना डालती है उतना ही बढ़ जाता है, तो उसका असर जो है कंप्लीटली नेट ऑफ हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। आई थिंक आपने जिस तरह से समझा रहे हैं कि ये जो एविडेंस बेस्ड आपने न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की है, तो अब इसका आगे किस तरह से हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन सर? क्या जो आपने ये जो सवाल उठाए हैं ये अब नई पॉलिसी फ्रेमवर्क में इनकैप्सुलेट होने चाहिए? किस तरीके की यहाँ पर चेंजेस अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी बातचीत हो रही है सर अक्रॉस डिफरेंट नेशंस? तो इसमें सबसे ज्यादा जो अहम बात है जो हमारी किताब उसमें हम बता रहे हैं कि जो हर देश को वो जो बैंक जो ऋण देते हैं
उस पे बहुत ध्यान देना है। और इसमें मैं भारत का तुलना बाकी देशों से करके बताता हूं, जो हमने आंकड़े दिखाए। तो 1960 का जो 60 का वो साल ले लें और 2020, तो 60 साल का 6 दशकों का समय लें, और एक देश जो कि जिसकी भी आजादी, इंडिपेंडेंस उसी दिन हुई जैसे जिस दिन भारत हुई, साउथ कोरिया, 15 अगस्त 1947 उनका। तो और उनका यदि हम जो एक हम अर्थशास्त्री एक रेशियो इस्तेमाल करते हैं, एक प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी, यानी कि जब ऋण दिया जाता है तो प्राइवेट क्रेडिट एक्चुअली बढ़ता है। प्राइवेट क्रेडिट हिंदी में बोले तो बेसिकली जो निजी क्षेत्र को जो ऋण दिया गया है वो प्राइवेट क्रेडिट है। तो निजी क्षेत्र को जो जितना ऋण दिया गया है वो जीडीपी के अनुपात में, उसको यदि हम वो आंकड़ों पे ध्यान दें तो 1960 में साउथ कोरिया में ये करीब 6% था, भारत में 8%, यानी कि भारत करीब 30% आगे था 1960 में। और आज यदि 2020 में देखें, मतलब 2 साल पहले 2020 में देखें, 6 दशकों बाद, तो साउथ कोरिया में जो निजी क्षेत्र का जो ऋण है उसका जीडीपी के अनुपात में 165% है, और भारत में सिर्फ 55। यानी कि आज के तारीख में वो 3 गुना हमसे आगे हैं। और जब हम ऋण देते हैं, मैंने कहा ऋण दिया तो ऋण से एक्चुअली आपकी जो फैक्ट्रियां बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनता है, उससे जो आज के तारीख होती है, सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आज के तारीख में यदि हम एक फोन खरीदना चाहें तो सैमसंग खरीदते हैं, या फिर यदि कार खरीदना चाहें तो एक्चुअली हम Hyundai खरीदते हैं। तो ये सब साउथ कोरियन है। हम ये बता रहे हैं किताब में कि मान लीजिए कि एक्चुअली सोचने के लिए ये उल्टा होता कि भारत में ऐसा हम 8% से करीब 165 हम पहुंच जाते, और वो शायद वो मान लीजिए 55 पे रहते, तो आज उल्टा होता कि जो साउथ कोरियन जो सिटीजन हैं वो हमारे कार, हमारे फोन खरीदते होते, ना कि जो उल्टा हो रहा था। इसका ये दर्शाता है कि कितना अहम है जो बैंकों का ऋण देना। और हमारे बैंक जो है इसमें एक्चुअली पिछले 6 दशकों में इन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया है जितना करना चाहिए था। ये अपॉर्चुनिटी को लेवरेज नहीं किया जो उनके पास थी, नहीं किया है एक्चुअली इसमें। तो ये इसको भी एक उदाहरण सहित समझाता हूं मैं। रामायण में यदि आप ध्यान दें तो हनुमान जी, जब हनुमान जी को अपनी शक्ति शक्ति भूल जाते हैं, उनको शक्ति अवगत नहीं होती है, तो जाम्बवान जो है, जो ही जाम्बवान उनको अपनी शक्ति की याद दिलाते हैं कि कहते हैं कि हनुमान तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम एक्चुअली ये जो सागर है, इस सागर को लांघ सकते हो। तो हमारी एक छोटी ये कंट्रीब्यूशन है जिसमें हनुमान जो बैंकिंग सेक्टर है, हनुमान जैसी शक्ति रखता है, तो हम जाम्बवान की तरह हम इस बैंकिंग सेक्टर को उसकी शक्ति को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा मेन कंट्रीब्यूशन है। ब्रिलियंट सर। तो हमारी इकोनॉमी इससे और स्ट्रांग बनेगी और बेहतर होगी, जिस तरह से आपने ये कुछ तरीके और एक तरह से एक डायरेक्शन दी है कि किस तरह हम इम्प्रूव करें अपनी क्रेडिट ऑफटेक और ऋण दे, और उससे इकोनॉमी को किक स्टार्ट करें। ऑफ कोर्स एक कॉशियस लेंडिंग अप्रोच रखते हुए हम आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज और मैं इसमें जो कि अहम है, हमारे बैंकों को डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी, ये जो कि अभी रिटेल लेंडिंग में तो इस्तेमाल करते हैं। यदि आप हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी देखें तो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक भी, जो मान लीजिए मैं जाता हूं या आप जो इंडिविजुअल लोन्स हैं उनमें तो डेटा एनालिटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लेंडिंग में अभी भी उतना नहीं करते हैं जितना कि कर सकते हैं। और जो बाकी देशों में बैंक हैं उन्होंने काफी अच्छा इस्तेमाल किया है टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स वगैरह का, इसीलिए वो इतना आगे बढ़ पाए हैं। तो ये तो हमारे बैंकों को ये सीख लेनी है कि बाकी देशों में देखें कि किस तरह का काम हुआ है। तो ये एक और उदाहरण से समझाता हूं, क्योंकि क्रिकेट में मैं काफी रुचि रखता हूं। तो यदि आप देखें तो हम 1990 के दशक में हमारी एक टीम होती थी जो कि तब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे। तो वो टीम जो है भारत के हमारे पिचों में तो बहुत अच्छा खेलती थी, 3 दिन में जीत जाती थी। जब भी लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाती थी, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका, वहां के एकदम जोर से हार के आ जाती थी। यानी कि जो बोलबाला जो भी था वो सिर्फ भारत में ही था।
इसके मुकाबले यदि देखें तो सौरव गांगुली की जो टीम थी या धोनी जी की जो टीम थी वो भारत में जो जीतती थी लेकिन बाहर जाके भी जीतती थी। तो हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है आज की तारीख में मोहम्मद अजहरुद्दीन की टीम की तरह है, जिसको कि एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी या सौरव गांगुली की टीम के जैसे बनना है, ताकि वो भारत में ही नहीं बाहर में भी एक्चुअली अपना जो झंडा है वो गाड़ सके। ऑल राइट सर, बिल्कुल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम अच्छा प्रदर्शन दिखाएं, ये एंडेवर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए इस बुक की अहमियत, और जो आपने एक नई पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उस पर नजर डालने के लिए। आई एम श्योर इस पे बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारा डेटा आपने कलेक्ट किया है, बहुत साल लगे, बट आई एम श्योर इसका रिजल्ट जब हम देखें जल्दी और बैंक्स इसको अडॉप्ट करें अपने अप्रोच में, दैट विल बी ब्रिलियंट फॉर आवर कंट्री सर। थैंक यू वेरी मच आशा करता हूँ। जी जी बिल्कुल मैं सर, भी वही आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून सर, बाय।